राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करें वो है रत्न और उपरत्न। आज हम पहले बात करेंगे रत्नों की, ठीक है। तो रत्न क्या होते हैं कि रत्न एवं उपरत्न कहे जाने वाले समग्र द्रव्य मूल रूप से उत्तम कोटि के खनिज पाषाण खंड की ही होते हैं। क्या होता है, जो हम जिन्हें क्या मानते हैं, अपना रत्न मानते हैं, वो क्या होते हैं, उत्तम कोटि के खनिज पाषाण भेद से ही होते हैं। नवरत्न वर्ग में मुक्ता एवं प्रवाल, ये दो क्या हैं, द्रव्य समुद्र से प्राप्त होने वाले जानतब द्रव्य, मूल्यवान, चमकदार तथा अन्य रत्न सदृश उत्तम गुणों से युक्त होने से इन्हें भी रत्नों के वर्ग में शामिल किया गया है। रत्न वर्ग के प्रायः सभी द्रव्य कैसे होते हैं, एक तो सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, उज्ज्वल होते हैं, चमकदार होते हैं, अत्यंत कठिन होते हैं, मूल्यवान होते हैं, उत्तम गुणों से युक्त होते हैं। रत्नों की परिभाषा की अगर हम बात करें तो रत्नों की परिभाषा क्या होगा, अपने अपने वर्ग या जाति से जो उत्तम कोटि से युक्त होता है उसे रत्न संज्ञा से विभूषित किया जाता है। तो क्या होंगे, रत्न जो होगा वो क्या होगा, जो अपने अपने गुणों में उत्तम होगा, अपनी जाति में या वर्ग में उत्तम हो, गुणों वाल से युक्त होता है, उसे रत्न संज्ञा से विभूषित किया जाता है। यह रत्न उत्तम कोटि से पाषाण होते हैं, इन्हें सभी लोग अत्यंत पसंद करते हैं। रत्न सबको पसंद आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, धन चाहने वाले समस्त लोग इस मूल्यवान पदार्थ के प्रति अत्यंत आसक्त रहते हैं। अतः शब्द शास्त्र के ज्ञाता ने इसे रत्न की संज्ञा दी है। किसने रत्न की संज्ञा दी है? शब्द शास्त्र के ज्ञाता ने। अच्छा, रत्न के पर्याय क्या क्या हो सकते हैं? मणि हो सकता है, वार पाषाण हो सकता है। रत्न शब्द क्या है, नपुंसक होता है और मणि पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों लिंगों का वाचक होता है, ठीक है। रत्न शब्द कैसा है, आपका नपुंसक लिंग है, लेकिन जो मणि है वो कैसा है, पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है। रत्न भी पाषाण विशेष पाषाण का भेद ही है। वज्र भी तो रत्न ही है, वज्र भी क्या है, आपका रत्न ही है, ठीक है। मणियों की श्रेष्ठता, अब मणियों की क्या श्रेष्ठता है, मणि भी पारद का बंधन नहीं करती है, देह का धारण करती है तथा मनुष्यों के बाधर्य एवं रोगों का निवारण करती है। 8 मणियां कौन कौन सी है? वैक्रांत, सूर्यकांत, हीरक, मोती, मणि, चंद्रमात, लाजवृत एवं पन्ना। इन 8 को मणि कहकर संबोधित किया गया है। प्राचीन ग्रंथों में गुणों के तारतम्यता से रत्नों के 2 वर्ग किए गए हैं, रत्न और उपरत्न, ठीक है। ग्रंथ अनुसार रत्न कितने माने गए हैं? 9 रत्न माने गए हैं। जितने ग्रह हैं उतने ही रत्न माने गए हैं, ठीक है। माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, ताक्षण, इसका श्लोक है, रत्न समुच्चय ने दिया है क्या, माणिक्यम मुक्ता फल विद्रुमाणि ताक्षर्य पुष्पम विदुरच नीलम गोमेद कांचनाथ विदुर कंच क्रमेण रत्नानि नवग्रहणान। यानी कि क्या है कि देखो, पहले रत्नों के नाम याद होने चाहिए, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, ताक्षर्य, पुखराज यानी कि पोखराज, वज्र, नीलम, गोमेद और वेंगुर यानी कि लहसुनिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये रत्न का और ग्रहों का क्या संबंध होता है? रत्न और ग्रहों का आपस में संबंध होता है। तो रत्नों को ग्रहों के अनुसार अगर हम देखें तो रत्न, देखो, पहला रत्न क्या है, माणिक्य, दूसरा मुक्ता, फिर प्रवाल, फिर ताक्षर यानी कि पन्ना, फिर पोखराज, फिर है पुखराज होता है या पुष्पराज होता है, एक ही होता है, ठीक है। वज्र यानी कि हीरा, ठीक है। वज्र क्या है आपका? हीरा है। पुखराज, पुष्पराज क्या है? पुखराज है, या पोखराज हो गया, पोखराज भी कहते हैं इसे, ठीक है। इंद्रनील क्या है? इंद्रनील क्या है आपका? नीलम है। गोमेद और वैडर यानी कि लहसुनिया। तो जो उसके प्रतिनिधि रत्न हैं उनके हिंदी नेम अलग अलग हैं। तो पहले देख लेते हैं इनका हिंदी नेम माणिक्य क्या होता है? माणिक, यानी कि इंग्लिश नेम हो गया रूबी, और ग्रह हो गया सूर्य। फिर मुक्ता का मोती यानी कि पर्ल, और ग्रह कौन सा हो गया? चंद्र। प्रवाल का क्या हुआ? मूंगा या कोरल, या फिर मंगल, ग्रह मंगल। ताक्षर्य, मरकत, पन्ना, इमरल्ड या बुध, ठीक है। गुरु का पुष्पराज, पुखराज, तोपाज, गुरु, ठीक है।
वज्र, हीरा, डायमंड, शुक्र, इंद्रनील, नीलम, सफायर, शनि, गौमेद, गौमेद को गौमेदी कहते हैं, गौमेद, गौमेद, जिरकॉन और हिसेनाइट, वेडर, ग्रह राहु, ठीक है, वेडर क्या है, लहसुनिया, कैटसाई, केतु, ठीक है। तो ये ग्रह के अनुसार आपके प्रतिनिधि द्रव्य हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि क्या है, हम इन रत्नों का क्या करते हैं, प्रत्येक रत्न का अपना एक विशेष वर्ण होता है, अपना एक विशेष कार्य होता है, विशेष प्रकाश होता है, और ये किरणें और विशेष प्रकार की इस विशेष प्रकार के प्रकाश में क्या होता है, विशेष प्रकार की किरणें प्रक्षेप होती हैं। ये किरणें ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण के कारण ग्रहों की क्रूरता मंद हो जाती है, मतलब जो उनका दुष्प्रभाव है वो कम हो जाता है, जिससे ग्रह का दुष्प्रभाव ना के वह ग्रह कैसा होता है, आपके लिए लाभकारक बन जाता है। यह सब रत्न के वर्ण अपने विविध कौड़ियों, संरचना, आप, चमक और एवं कांट और प्रकाश किरणों के परिवर्तन के कारण होती है। नवग्रह में से किसी भी ग्रह को दुष्ट प्रभाव से उत्पन्न होने वाली पीड़ा की शांति हेतु उस ग्रह को संतुष्ट करने के लिए रत्न को अंगूठी या माला आदि से जकड़कर धारण किया जाता है, ठीक है। रत्नों का उपयोग, रस शास्त्र में रत्नों का उपयोग रसायन औषधियों के निर्माण के लिए, दान करने के लिए, शरीर पर धारण करने के लिए तथा देवताओं की पूजा करने के लिए सावधानी पूर्वक सुरक्षित करने योग्य असली रत्नों का प्रयोग सिद्धदायक होता है। ग्रहों में दुष्प्रभाव को नष्ट करने के अतिरिक्त दीर्घायुष, वैभव, सौभाग्य, उत्साह एवं धैर्य प्रदान करता है तथा दरिद्रता, कष्ट, भूत बाधा और अमंगल का नाश करता है। रत्नों की जातियां कौन कौन सी होती, खनिज का पर्वतज, प्राणिज यानी कि जलज, वाणिज यानी कि औदेव। तो पर्वत खनिज क्या हो गए, माणिक, ताक्षर, पुष्पराज, वज्र, नीलम, गौमेद, वैदुर आदि। प्राणिज क्या हो गए, मुक्ता और प्रवाल। वानस्पति क्या हो गए, तृणकांत और सिंह, मूषा। गुण कैसे होने चाहिए इसके, उत्तम कोटि के या उच्च कोटि के जो रत्न होते हैं उनके गुणों का अत्यंत आवश्यक है। वो कैसे होते हैं, स्वच्छ होते हैं, लघु होते हैं, चमकदार होते हैं, 8 फलक वाला तथा षडकोण होते हैं। आधुनिक मत से निम्न गुण आवश्यक माने गए हैं, सुंदरता, टिकाऊपन, दुर्लभता, आकर्षक रंग, मूल्यवान, बहनी। रत्नों की सुंदरता उसकी स्वच्छता, पारदर्शिता, दीप चमक तथा लघुता पर निर्भर करती है। यह सभी गुण रत्न के काटने तथा घिसने पर देखे जाते हैं। रत्नों के दोष देखो, रस ग्रंथों में रत्न के 5 दोष बताए गए हैं। पहला है ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा, जल गर्भज। क्या हुआ, इसका कोड है गात्र विरेज। तो ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा, जल गर्भता, ठीक है। रत्नों में क्षेत्रीय एवं जलीय दोष नहीं होते, ठीक है, यानी कि क्षेत्र के और जलीय दोष नहीं होते। ग्रास के देखो, रत्न का कुछ भाग यदि अपारदर्शक या काला हो तो ग्रास युक्त माना जाता है। यह ग्रास शब्द ग्रहणवाचक है। त्रास क्या हुआ, रत्नों में अपने प्राकृत रंग के अलावा आदि उसका कुछ और भाग किसी और रंग का हो तथा उसके त्रास दोष रो युक्त हो, मतलब उसमें रोएं बनी हुई हो, उसे भयोत्पादक तथा अशुभ माना जाता है। बिंदु, रत्न के स्वाभाविक रंग में कोई छोटा बिंदु या कण दिखाई देता है तो उसे बिंदु दोष मानते हैं। रेखा क्या होगी, जब रत्न में अकेले या परस्पर काटती हुई कोई रेखा परीक्षित हो तो उसे रेखा दोष युक्त रत्न मानते हैं। जलगर्भता क्या है, रत्न के मध्य शून्य या बुलबुले जैसा यदि कुछ दिखाई देता है तो उसे जल गर्भता दोष कहते हैं। उपरोक्त 5 रत्नों के दोष माने गए हैं तथा दोषयुक्त रत्न मूल एवं प्रभाव की दृष्टि से त्याजित होते हैं। तो कौन कौन से हो गए, ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा, जलगर्भता, ठीक है। अनुकूल एवं प्रतिकूल रत्नों के धारण से लाभ एवं हानि। नवरत्नों के धारण से सूर्य आदि नवग्रहों में पीड़ा दूर हो जाती है, दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य का उदय होता है, भाग्य अनुकूल होता है, वशीकरण की सिद्धि, उत्साह और धैर्य उत्पन्न होता है, अनिष्टकारी छाया और दूषित वायु तथा धूल इनके संसर्ग
उत्पन्न हुए दुर्भाग्य आदि कष्ट दूर हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच आदि की पीड़ा भी नष्ट हो जाती है। रत्नों का काल पर प्रवाल एवं मुक्ता प्राणिज रत्नों को छोड़कर बाकी खनिज रत्न माणिक्य मरकत आदि पर वायु जल एवं काल का प्रभाव नहीं होता, जिनसे वे मलिन नहीं होते। मलिन का मतलब खराब नहीं होते। रत्नों का काठिन्य क्या होता है? रत्न अत्यंत कठिन होते हैं। लोहा आदि, किसी ने रत्न देखे हो ना देखे हो, लेकिन हीरा सबने देखा होगा, ठीक है। लोहा अथवा पत्थर से उस पर निशान नहीं लगाए जा सकते। हीरे से वस्तु को खुरचा जा सकता है, किंतु मुक्ता पर प्रवाल मृदु होते हैं। कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद माणिक्य, नीलम, पन्ना, चंद्रकांत और लाजवर क्रम कम कठिन होता जाता है। मतलब जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे, ऊपर से नीचे, जैसे पहला क्या है माणिक्य, फिर क्या है मुक्ता, फिर क्या है प्रवाल, फिर क्या है ताक्षर, फिर क्या है पुष्पराज, फिर क्या है वज्र, फिर क्या है इंद्रनील, फिर गौमेद, फिर वैडल। तो ये जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे इनकी कैपेसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद रत्नों के औषधि गुण कर्म, सभी रत्न प्राहा मधुर और कषाय रसगुण युक्त होते हैं और सर गुण वाले, दीपन, अग्निवर्धक, कांतिवर्धक, लेखन करने वाले, विषहर एवं नेत्र रोगहर होते हैं। दोष प्रभाव की दृष्टि से पिशामक होते, किंतु अशुद्ध होने पर कफ और वायु को बढ़ाते। पारद के साथ संयुक्त होने पर ये अमृत के समान होते हैं। रत्नों का शोधन, पार्थिव रत्नों को छोड़कर मुक्ता आदि रत्नों का उपयोग बिना शोधन के करने पर भी कोई दोष उत्पन्न नहीं होता, तथापि शोधन कर लेने से इनके गुणों में वृद्धि हो जाती है। शेष रत्नों का अशुद्ध रूप से प्रयोग हानिकारक है। जितने भी आपके पार्थिव रत्न हैं उन्हें छोड़कर बाकी सारे रत्न जो हमें प्राप्त होते हैं, पार्थिव रत्न कौन से हैं आपके, जो हमें माणिक्य, ताक्षर, पुष्पराज, वज्र, गौमेद, इनके अलावा हम बाकियों का शोधन करेंगे। कर लेने से इनके गुणों में ही वृद्धि होती है और अशुद्धों का रत्नों का प्रयोग हानिकारक होता है। रत्नों का सामान्य शोधन देखो कैसे होता है। जयंती स्वरस, कुमारी स्वरस, तंडुलीय स्वरस, नारी स्तन, अम्ल द्रव्य, क्षार द्रव्य, गौमूत्र में डोलायंत्र विधि से 1 पहर तक स्वेदन करने से प्रतप्त 7 बार बुझा देने से रत्नों की क्या हो जाती है, शुद्धि हो जाती है। रत्नों का विशेष शोधन, माणिक्य को अम्ल द्रव्य में, मोती को जयंती स्वरस में, प्रवाल को क्षार वर्ग के घोल में, पन्ना को गौदुग्ध में, पुखराज को कांजी के या कुल्थ में, हीरे को तांडुल स्वरस में, नीलम को नील स्वरस या क्वाथ में, गौमेद को गौरेचन युक्त जल में, वैदुर्य को त्रिफला क्वाथ में 1 पहर तक स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है, ठीक है। रत्नों का विशेष शोधन क्या था कि माणिक्य को हम अम्ल द्रव्य में, मोती को किस में करेंगे, जयंती स्वरस में, प्रवाल को क्षार वर्ग के घोल में, पन्ना को गौदुग्ध में, पुखराज को समान भाग कांजिकी में एवं कुल्थ में, हीरे को तुंडलीय स्वरस में, नीलम को नीलम स्वरस या क्वाथ में, गौमेद को गौरेचन युक्त जल में तथा वैगुण को त्रिफला क्वाथ में 1 पहर तक स्वेदन कर लेने से शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट देखो मारण क्या होगा। मंशिला, गंधक और हड़ताल इनके समान भाग में लेकर लकुत स्वरस से साथ घोटकर कल्क सदृश बन जाता है, जिसका रत्न की भस्म बन जाती। क्या होता है, अगर हम मंशिला, गंधक और हड़ताल में इन्हें समान भाग में मिलाकर लेके लकुच स्वरस के साथ घोटकर कल्क सदृश बना लेते हैं, जिस रत्न का भस्म बनना हो उसका सूक्ष्म चूर्ण कल्क में मिलाकर शराब संपुट में बंद करके गजपुट की अग्नि में फूंक दे। इस प्रकार 8 पुट देने से हीरे के अतिरिक्त किसी भी रत्न का उत्तम भस्म बन जाता है, ठीक है। केवल हीरे को छोड़ के बाकी सबका क्या बनेगा, उत्तम भस्म बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, व्यवहार में मोती एवं प्रवाल को गौ दुग्ध अथवा गुलाब जल में अच्छी प्रकार मर्दन कर चक्रिका बनाकर शराब संपुट में बंद कर 3 से 4 गजपुट की अग्नि दे देने से उत्तम भस्म बन जाती है। उपरोक्त विधि माणिक्य, पन्ना, पुखराज, नीलम और गौमेद और वैगुण के लिए भी उपयोग में लाएं। ये सभी के लिए है। किस किस के लिए है, माणिक्य के लिए है, पन्ना के लिए, पुखराज के लिए, नीलम, गौमेद और वैगुण, इनके लिए ये विधि उपयोग में लाएं। मूल्यवान रत्नों के भस्मीकरण का निषेध। अगर हम बहुत सारे मूल्यवान रत्न भस्मीकरण का निषेध क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। फिर क्या है, मूल्यवान या कीमती रत्नों का मारण नहीं करना चाहिए। अत्यधिक मूल्यवान होने से उनका मारण करने से रौरव नरक को प्राप्त होता है, ठीक है। भस्म निर्माण हेतु रत्नों का खराद से निकले चूर्ण अथवा जो धारण के अयोग्य हो उसी का ग्रहण करें। कम मूल्य में उपलब्ध रत्नखंड, चूर्ण, खरण एवं दोषयुक्त रत्नों को प्राप्त कर भस्म एवं पिष्टि का निर्माण नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए, इनका निर्माण नहीं करना चाहिए।
ऐसा रत्नों से निर्मित भस्म की गुणवान होते हैं तथा स्वल्प मूल्य होने से, उसके मारण से ना हो तो मानसिक कष्ट होने से, और ना ही कोई पाप होता है। ठीक है। रत्नों की द्युति, रत्नों के द्रावण हेतु हींग, पांचों नमक, तीनों क्षार, मासद्रव। 3 क्षार कौन से होते हैं? सर्जिक, यव और टंकर। ठीक है। वेतस, नौसादर, पक्व, जयबीज, कलिहारी, भल्लातक, द्रवंती, मूलकानी मतलब ब्रैकेट में है। ठीक है। रुदंती, पयसा, क्षीर काकोली या दुगेदी, चीर, कमलूस, नुह क्षीर या अर्क क्षीर। इन सभी द्रव्यों को एकत्र कर मर्दन कर गोली बना लें। इस गोली के मध्य में जिस रत्न को द्रुति बनानी हो उसे रखकर भुज पत्र से वर्जित कर धागे से लपेटकर बॉल सी बना लेते हैं। अब इस एक वस्त्र को बांधकर डोला यंत्र विधि द्वारा अम्लद्रव कांजी में 3 दिन तक 3 रात्रि पर्यंत तीव्र अग्नि में स्वेदन करते पश्चात क्या करेंगे? सावधान पूर्वक क्या बनाएंगे? हम पोटली को खोलकर प्रक्षालन कर गोले के मध्य में रत्ना सदृश प्रभा वाली तथा लघु रत्न की द्रुति को ग्रहण करेंगे। यह रत्न द्रुति देह सिद्धि, लोह सिद्धि दिलाने वाली तथा शुभ फलों को देने वाली होती है। नेक्स्ट देखो, रत्न क्या होते हैं? रत्न जो व्यापारिक दृष्टि से व्यवहार की दृष्टि से रत्नों का वर्गीकरण 3 किया गया है, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम कैसे होंगे? मूल्यवान होंगे, धारणार्थ होंगे और धनजनों के लिए होंगे। ठीक है। धनी जनों के लिए, जो धनवान बनाते हैं उनके लिए। मध्यम क्या है? सामान्य होंगे, धारणार्थ होंगे और समान जन के लिए होंगे, मतलब मिडिल, मध्य वर्ग के लिए। ठीक है। अधम कैसे होंगे? वही जो खराब होता है, अल्प मूल्यवान होता है, जिसकी हम भस्म और पिष्टियार्थ हो जाए, जो वो क्या हो गया? आपका अधम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब बात कर रहे हैं हम रत्न की। ठीक है। पहले हम बात करेंगे माणिक्य की फिर मुक्ता की। ठीक है। तो माणिक्य क्या है? माणिक्य है रत्न वर्ग। संस्कृत में इसे माणिकम कहते हैं, हिंदी में माणिक्य कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूबी कहते हैं। फॉर्मूला होते हैं Al2O3। पर्याय देखो क्या है? माणिक्य, रंग माणिक्य, पदम, राग, रवि, रत्न। रवि क्यों कहा गया? क्योंकि सूर्य का पर्याय रवि होता है, इसलिए रवि रत्न, रवि प्रिय, षोड़ रत्न, क्रूर, विंद्र, लोहित यानी कि लाल रंग का होता है, सौगंध, रत्न, राट। ठीक है। इतिहास क्या है कि अत्यंत प्राचीन काल से भारतीयों को रत्नों का ज्ञान कहा गया है। माणिक्य का वर्णन कहाँ का? श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत तथा बृहत संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है। ठीक है। तो प्राचीन काल में लोगों को इसकी सुंदरता एवं उपयोगिता का ज्ञान था। ठीक है। परिचय देखो, ये गुलाबी अथवा गहरे लाल वर्ण का गुंजा या बिर ब्रहुत सदृश 6 फल वाला यानी कि षडकोण, 6 फल वाला यानी कि षडकोण, पारदर्शक तथा अत्यंत कठिन पाषाण रत्न है। इसे लोक भाषा में लाल माणक या माणिक के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है। काठिन में हीरे के बाद इसी का स्थान आता है। यह सूर्य ग्रह का प्रतिनिधि रत्न है। रासायनिक संघटन क्या होता है? इसमें 2 एल्यूमिनियम एवं 3 ऑक्सीजन के तत्व मिले होते हैं। ठीक है। 2 एल्यूमिनियम के तत्व 3 ऑक्सीजन के तत्वों से मिले होते हैं। ठीक है। किंचित क्या होगा? मात्रा में लोहा, क्रोमियम या टिनेनियम का ऑक्साइड भी पाया जाता है। इसका लाल वर्ण लोहा तथा क्रोमियम की उपस्थिति के कारण ही होता है। प्राप्ति स्थान का है श्रीलंका, भारत, बर्मा इत्यादि। ठीक है। माणिक्य के भेद देखो, 2 तरीके के होता है। कौन कौन सा? पद्म और नील। पद्म कौन सा होगा? लाल कमल के समान वर्ण एवं कांति वाला, स्वच्छ, स्निग्ध, भारी, चमकदार, लंबगोल तथा समगात्र माणिक्य श्रेष्ठ होता है। नीलगंधी कैसा होता है? यह गंगा नदी से प्राप्त होने वाला, बाहर से लाल किंतु अंदर से नीला दिखने वाला होता है। रंग के अतिरिक्त अन्य भी लक्षण पद्म राग की तरह हो तो वह माणिक्य भी श्रेष्ठ होता है। केवल रंग को छोड़कर जितने मतलब स्वच्छ हो, स्निग्ध हो, चमकदार हो, भारी हो, लंबगोल हो, ये अगर ऐसा माणिक है तो वो भी नील वर्ण का श्रेष्ठ होता है। अगर हम वर्ण भेद से इसकी बात करें तो कितने होंगे? वर्ण भेद से 4 प्रकार का होता है। रक्त होता है, पीताभ होता है, हरिताभ होता है और रक्ताभ पीत होता है। ठीक है। उसके बाद ग्रह और अग्रह माणिक। ग्रह देखो, रक्त कमल पत्रवत लाल, सुंदर, चमकीला, गोल, लंबे आकार का रचना वाला माणिक ग्रह होता है। ग्रह देखो, छिद्र, खुरदुरा,
खुरदुरा, मलिन, रूक्ष, विशद, चपटा, हल्का, टेढ़ा मेढ़ा, इन 8 दोषों वाला माणिक आग्रह होता है। माणिक का शोधन कैसे करेंगे आप? नींबू स्वरस में दोला यंत्र विधि से 3 घंटे तक स्वेदन कर लेने से माणिक शुद्ध हो जाता है। माणिक का मारन कैसे करोगे? मनशिला, गंधक एवं हड़ताल लेकर लकुच के स्वरस से घोटकर चक्रिका बनाकर शराब संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि देने में फूंक देने से, इस प्रकार 8 प्रकार के पुट देने से माणिक का श्वेत वर्ण का भस्म बन जाता है। माणिक पिष्टि, शुद्ध माणिक को गुलाब जल अथवा केवड़ा जल अथवा वेद मूषक की भावना देते हुए खूब अच्छी प्रकार मर्दन कर खूब सूक्ष्म चूर्ण बना लें अथवा माणिक की पिष्टि कहते हैं। ये गुलाबी वर्ण का ही होता है। माणिक के भस्म के गुण कर्म देखो, रस में मधुर, वीर में शीत तथा गुण में स्निग्ध होता है। दीपन वृक्ष, कफ वात नाशक, क्षयरोग नाशक, भूत प्रेत की बाधा को नष्ट करने वाला, कर्मज व्याधि का पाप नाशन है। ये मेद रसायन, आयुष्य एवं वात पित्त नाशक है। माणिक के भस्म की मात्रा कितनी है? 4/8 प्रति से 1/4 गुंजा से 1/4 गुंजा से 1/2 गुंजा प्रमाण में, ठीक है। अनुपान क्या है? शहद अथवा मलाई से लेंगे। माणिक के प्रमुख योग क्या है? जहर मोरा है, वटी है, याकुत है, नवरत्न है, राज है, ठीक है। नवरत्न राज जो है वो सभी रत्नों में आएगा क्योंकि उसमें 9 रत्न आ रहे हैं, इसलिए। मृगांग रस है, ब्राह्मी वटी है, मणिपरपटी है, माणिक में मिहिरोद्य है, रसायन है, रत्न भागोदर रस आदि है, ठीक है। मुक्ता देखो रत्न वर्ग में आता है। नाम क्या है संस्कृत का? मोतिकम। मोती होता है जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी नाम इसका पर्ल हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। पर्याय क्या है? मुक्ता फल, मोतिक, शुक्तिज, अंबसार इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सीप से निकलता है, सीप से उत्पन्न होने वाला था। शुक्रिज, शौकिति के, शशि रत्न, शशि प्रिय, ठीक है। और बाकी चंद्रमा से इसका रिलेशन होता है तो वो भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इतिहास। मोती का ज्ञान भारतीयों को बहुत अत्यंत प्राचीन काल से मोती धारण करने के अनेक प्रसंग आपको श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत एवं अन्य पौराणिक ग्रंथों में वर्णित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परिचय। मोती रत्न के समान श्वेत, धवल, इंद्रधनुष रंग बिखेरने वाला, चमकदार, गोल एवं मृदु प्रकार का प्राणिज रत्न है। छिछले समुद्र अथवा बड़े जलाशय को मतलब सीप देखिए, सीप होता है, कहते हैं उसका एक वो भी है फॉर्मूला कि सीप के अंदर जब ओस की बूंद गिरती है तो वो भी क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। तो ये भी आ सकता है कि सीप के अंदर अगर मोती बूंद आती है, बारिश की बूंद गिरती है तो वो भी मोती बन जाती है। उसके बाद प्राप्ति स्थान है श्रीलंका, जापान, ईरान, इराक, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, मैक्सिको आदि। भारत में ये कच्छ की खाड़ी एवं समुद्र की थोड़े मात्रा में प्राप्त होता है। फिर है मुक्ता के भेद। स्रोत भेद क्या है? मुक्ता की 8 योनियां होती है। उत्पत्ति की दृष्टि से ज्योतिष एवं रस ग्रंथों में मोती की 8 योनियां बतलाई गई हैं। शुक्तिज, शंकज, हस्तिज, वराह, सर्पज, मत्स्य, दुर्द्रज और वेणुज। यानी कि इसका कोड देखो, शशुदाह सर्वमेव, यानी कि शा से क्या हुआ आपका? शुक्तिज नहीं, पहले शंकज, फिर शुक्तिज, फिर दाह यानी कि ददुर्हज मेढक से, ठीक है। उसके बाद हा से हस्तिज, फिर है सर्व, सा से हो गया सर्पज और वा से हो गया वराहज, माँ से हो गया मत्स्य और वे से हो गया वेणुज, ठीक है। प्रति सीप से उत्पन्न मोती ही अधिक प्रचलन में है, ठीक है। कौन सा मोती सबसे ज़्यादा अधिक प्रचलन में है? जो सीप से उत्पन्न होता है वही मोती अधिक प्रचलन में है। निर्माण भेद से देखो 2 होते हैं, प्राकृत और कृत्रिम। कृत्रिम के 2 भेद हैं, सर्वाधिक सीप में कृत्रिम विधि द्वारा एवं बनावटी शीशे या प्लास्टिक द्वारा निर्मित, ठीक है। उसके बाद है ग्राहक मुक्ता देखने की मन में आहदात करने वाली, श्वेत, लघु, स्निग्ध, कांतिमान, निर्मल, बड़े आकार वाली, पानीदार एवं गोल। इन 9 लक्षणों वाली मुक्ता शुभ एवं श्रेष्ठ मानी जाती है। इसी तरह गोल, स्थूल, भारी और निर्मल मुक्ता शुभ मानी जाती है। त्याजत कौन सी होगी? रूक्ष, आवरहित, श्याव, ताम्र या नमक के जैसे दिखने वाली, अभ्र, शुभ्र, टेढ़ी मेढ़ी और गांठदार मुक्ता त्याजत मानी जाती है। मुक्ता के दोष एवं दुष्प्रभाव।
मोती के 4 महादोष तथा 6 साधारण दोष बताए गए हैं। 5 लघु, 4 गुरु तथा 6 इतर दोष कहे गए हैं। ठीक है, तो दोष और दुष्प्रभाव देखो। शुक्तिखंड कष्टकर, मत्स्य ये जो 8 दोष थे इन्हीं के अनुसार है। ठीक है, क्या है, पहला शुक्तिखंड, शुक्ति यानी कि तो वो कैसा होगा, कष्टकर होगा। मत्स्य कैसा होगा, मत्स्याक्षय, पुत्र नाशक होगा। जठर कैसा होगा, मृत्यु कारक होगा। विद्रुद माक्षाया कैसा होगा, दरिद्रकर। त्रिवर्त कैसा होगा, सौभाग्य नाशक। चिपिट कैसा होगा, अकृतिकर। क्रश कैसा होगा, प्रजाति विध्वंसकर। त्रिकोण या त्रास कैसा होगा, सौभाक्षयकर। क्रश पाशव कैसा होगा, निरुद्रकर। और आवर्त कैसा होगा, सर्व संपत्ति नाशक। मोती में 3 प्रकार की छाया मिलती है। ठीक है, मोती में कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की आपको छाया मिलती है। कौन कौन सी, शहद सदृश, मिश्री सदृश और श्रीखंड चंद्र सदृश। श्रीखंड सदृश छाया वाला मोती उच्च कोटि का माना जाता है। उसके बाद मोती की परीक्षा। मोती को धान से भूसे से रगड़कर गौमूत्र से धोएं। यदि मोती की चमक यथावत बनी रहती तो मोती उत्तम कोटि का माना जाता है। मुक्ता का शोधन कैसे करोगे, स्वच्छ मोती को डोला यंत्र विधि से जयंती स्वरस में 3 घंटे तक स्वेदन कर लेने से मोती शुद्ध हो जाता है। इसी स्वच्छ जल में प्रक्षालन कर रख ले। इसी प्रकार अगस्त पत्र स्वरस या चूर्णोदक में 3 घंटे तक स्वेदन कर लेने से मोती शुद्ध हो जाता है। मुक्ता का मारण देखो। शुद्ध मुक्ता का अच्छी तरह चूर्ण कर ले। अब इसे गुलाब जल से घोटकर टिकिया बनाकर सुखा ले। संपुट में बंद करके लघुपुट की अग्नि में फूंक दे। इस प्रकार 3 पुट देने से मोती का श्वेत वर्ण का उत्तम भस्म बन जाता है। इसी प्रकार मुक्ता को गौदुग्ध से भावित कर 3 लघुपुट दे देने से सुंदर श्वेत वर्ण का भस्म बन जाता है। मुक्ता भस्म का वर्ण सफेद होता है। नेक्स्ट देखो, मुक्ता पिष्टि। शुद्ध मोती को उत्तम पत्थर के खरल में डालकर बारीक चूर्ण कर लें। तत्पश्चात गुलाब जल डालकर 3 दिनों तक अच्छी तरह मर्दन कर सुखा ले। मुक्ता भस्म की मात्रा। मुक्ता भस्म की मात्रा 1/4 रत्ती से 1 रत्ती तक रोग रोगी का बल तथा काल का विचार कर हमें देनी चाहिए। अनुपान वही शहद मक्खन मलाई विविध औषधियों के योग के अनुसार अनुपान क्या है, ये था। ठीक है, मुक्ता भस्म के गुण कर्म कैसे होंगे, रस में मधुर होगा, वीर में शीत होगा, विपाक में भी मधुर होगा, गुण में शीत और लघु होगा, पचने में लघु होगा, दृष्टि एवं अग्नि को पुष्टि करने वाला, विष प्रभाव को नष्ट करने वाला, दोषों का भेदन कर बाहर निकालने वाला, वीरवर्धक, जठाराग्नि दीप्त कर पाचन सकंद व्याधि को शीघ्र एवं निश्चित रूप से नष्ट करने वाला, कफ पित्त क्षय कास अग्निमांद नाशक, पुष्टिकर, वृक्ष आयुष्कर और दाहनाशक है। ठीक है, उसके बाद मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला, जीर्ण ज्वर प्रमेय तथा स्वास्थ्य का स्नातक, अस्थि तथा दंत पोषक, शरीर में बल वीर एवं वृद्धि को बढ़ाने वाला, दंतों भेद में सहायक तथा ज्वरनाशक, हृदय को बल प्रदान करने वाला। मुक्ता के प्रमुख योग कस्तूरी भैरव रस, कांचनाभ्र रस, त्रिलोक चिंतामणि रस, पुष्पाक नवरत्न रस, पुष्पाक्व विषम ज्वरत्न लोह, मकरध्वजवटी चिंतामणि रस और वसंत मालती रस, बसंत तिलक रस और मुक्ता पंचामृत रस।